नमस्ते, मंच देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ लद्दाख के निर्दलीय सांसद हाजी हनीफा जान साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि हाल ही में जब उन्होंने इंडिया अलायंस के नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की, तो मीडिया के एक धड़े में ये रिपोर्ट होने लगा कि उन्होंने इंडिया अलायंस को समर्थन दे दिया है और इंडिया अलायंस का आंकड़ा एक और बढ़ गया है। लेकिन फिर एक और इंटरव्यू में जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं लद्दाख के हित की बात कर रहा हूं और मैं इंडिया के साथ साथ मैं एनडीए के साथ भी बात करूंगा, क्योंकि मुझे लद्दाख का हित देखना है। तो आइए हम जानेंगे उनसे, समझेंगे कि क्या पॉलिटिक्स है उनकी। तो हाजी हनीफा साहब, स्वागत है आपका मंच पर। आप इंडिया अलायंस के नेताओं से मिलते हैं, एनडीए के लिए भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, तो आपकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, लद्दाख में जो इस बार जो इलेक्शन हुई, ये एक अलग तरीके का इलेक्शन हुआ। आज तक जितने भी इलेक्शन, खासकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन लद्दाख में हुई, या तो रीजन बेस पे या मजहबी बेस पे वहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन इस बार चूँकि 2019 के बाद जो हालात जो लद्दाख में पैदा हुआ, लद्दाख को यूटी दी गई। हालांकि पूरे मीडिया में या पूरे देश भर में ये हालात, ये उनको ये दिमाग में था कि लद्दाख से जो है यूटी के फेवर में जो है पहले डिमांड किए जा रहे थे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि लद्दाख से यूटी की डिमांड उठी थी, मगर वो एक फ्रैक्शन ले साइड से जो है इसकी डिमांड हुआ करती थी। लेकिन करगिल साइड से हमेशा से जो है यूटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रही। तो 2019 में अचानक यूटी बनी। उसके बाद खैर करगिल तो शुरू से, पहले दिन से जो है इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाती रही। लेकिन जब यूटी बनी, यूटी बनने के बाद 6 महीना साल भर में जो ले साइड से जो लोग जिन्होंने डिमांड किया था, उनको भी पता चला कि जिस यूटी का डिमांड हमने की थी, जिस यूटी के हमने तस्वुर की थी, वो लोग यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड उन्होंने की थी। तो वो सारी चीज़ें इस यूटी में नहीं थे। तो लोगों को ये महसूस हुआ कि ये जो यूटी जो हमें दिया गया है, इस यूटी में हमें कुछ नहीं है। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे 370 और 35A में, वो सारी चीज़ें हमसे वो ख़त्म हो गई। हमारे ज़मीनें जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे बच्चों का जो मुस्तक़बिल है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे आइडेंटिटी, हमारा जो कल्चर है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे एनवायरनमेंट जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लिहाजा करगिल और लेह दोनों में ऐसे ग्रुप बने। करगिल में केडीए बनी, जिसके बैनर तले तमाम बीजेपी के अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ है या मजहबी इदारे हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से एक ग्रुप बनाए गए। और इसी तरह लेह में एपेक्स बॉडी लेह के नाम पे वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और मजहबी इदारे हैं सब एक हो गए। और उसके बाद हिस्ट्री में, लद्दाख के हिस्ट्री में पहली बार लेह और करगिल एक ही मंच पे आके यूनाइटेडली जो है लद्दाख के मुद्दों के ऊपर बात करने लगी। और पिछले 3-4 सालों में कई बार एहतजाज भी हुई। जो एज़ वेल जो गवर्नमेंट थे उसके साथ मुज़ाकरात भी, काफ़ी दौर का मुज़ाकरात चली, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो ये सारे चीज़ें, हालात जो है 2019 की बात बनते आए। तो इस बार का इलेक्शन जो है वो लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ी। और लद्दाख के मुद्दे के ऊपर सबसे खूबसूरती ये थी कि इस इलेक्शन में कोई मजहबी रंग नहीं थे। करगिल में खुसूसन ज़ंस्कार जो एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ से मेरे लिए करगिल के कैंडिडेट के लिए खुल के बाहर आके कैंपेन करके वोट, वहाँ से तकरीबन 2000 का वोट मुझे मिला। ये सारे चीज़ें ये है कि हमने लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हमने ये इलेक्शन लड़ा और हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है लोगों ने सपोर्ट और अपना प्यार दिया। और इतने मार्जिन से पहली बार लद्दाख में कोई एमपी जीत के आया है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल इसी पर है मेरा। आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुद्दा लद्दाख रहा, लेकिन एक सच्चाई उतनी ही बड़ी है कि लेह से हमेशा उम्मीदवार मिल जाता था, करगिल से उम्मीदवार नहीं मिलता था। करगिल में शिया बहुल समुदाय जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है और वोटिंग में भी हमें दिखा कि करगिल में ज़्यादा वोटिंग हुई बनस्पत लेह के। तो और आपके लिए भी जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, जो मेरे लोग हैं वहाँ पर उनसे मैंने बात की, तो ये बात बहुत खुलकर सामने आई कि
आपके लिए जो शिया समुदाय के धर्मगुरु भी थे, वो ये बात कह रहे थे कि यही मौका है कि करगिल को अपना प्रतिनिधित्व हम दिला सकते हैं, और उन लोगों के इंटरवेंशन के बाद से आपको ये फायदा हुआ कि करगिल से आपके अलावा कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो आपके यहाँ वोटों में बंटवारा नहीं हुआ और वहाँ लेह में बंटवारा हो गया वोटों का, चूंकि कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार लेह से ही चुने, तो इसका आपको फायदा नहीं हुआ। और तो उस पर बात यह है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आपको इसका लाभ भी मिला चूंकि शिया बहुल समुदाय आपके पक्ष में था। जी जी, एक ये है कि हमने कौंसिल इलेक्शन इससे पहले हुआ था, उसमें उस कौंसिल इलेक्शन से ही हमने ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है इसकी तैयारियां हमने शुरू की थी। हमने पहले से ही हमने अपने करगिल के पूरे अवाम, खुसूसन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हम सब ने एक ये अपने जगह पर ये डिसाइड किया था कि इस बार हम अपने लद्दाख के जो इश्यूज़ है, लद्दाख के जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर पूरा करगिल यूनाइट होंगे। और इस यूनिटी में हम अपने जो पार्टी है, हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करता हूँ, इवन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जिस वक्त हम ये इलेक्शन में आ रहे थे, हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपने पार्टी से ऊपर जो है हम अपने लद्दाख के जो मुद्दे हैं, लद्दाख के इश्यूज़ है, हमारे जो कौंसिल इलेक्शन से जिस तरीके से हम यूनाइट होके इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उसको हमने ऊपर रखे थे। तो यही एक चीज़ ये हुआ। हालांकि अगर कांग्रेस का मैंडेट अगर करगिल आता तो हम इसके लिए भी तैयार थे कि हम कांग्रेस के मैंडेट पे जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन कांग्रेस का मैंडेट जो है वो लेह चला गया। तो इस बीच क्या हुआ, इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक का जो लेह का जो ये था वो कांग्रेस के हिस्से में चला गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हाईकमांड है, उन्होंने हमें प्रेशराइज़ करने लगा कि आप जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करो। लिहाजा पूरे जो करगिल के यूनिट है, उन्होंने इस पार्टी से रिज़ाइन करके जो है हम लोग इंडिपेंडेंटली इसमें गया। और ये है कि इस बार ये मुस्लिम बुद्धिस्ट वाला जो ये है वो ज़्यादा इस इलेक्शन में वो नहीं रहा। ये इस इलेक्शन में जो लद्दाख का मुद्दा था वो मुद्दा हावी रहा, और उसी मुद्दे पे लोगों ने, हालांकि कांग्रेस का भी जो उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें भी मुद्दे जो है वो लद्दाख के थे। और कांग्रेस और मेरे जो वोट शेयर को अगर जोड़ के देखें तो 80% जो लद्दाखी जो वोट कास्ट हुए थे, वोटर्स थे, उन्होंने ये बता दिया कि जिस सेटअप में आप लोगों ने हमें डाला है, जिस परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं, तो इनसे हम खुश नहीं हैं। तो इंशाल्लाह इस पूरे लद्दाख के अवाम के जो इस सेंटिमेंट को देख के आगे जो है मुझे उम्मीद है कि जो हमारे गवर्नमेंट है वो इस पर सोचेंगे। आपके वो कौन से हालात थे कि मतलब कांग्रेस और बीजेपी इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के होने के बावजूद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया? 2019 के बाद जो हालात बनी लद्दाख में, जिस तरह से वहाँ पे जो जमहूरी निज़ाम में जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अचानक से वहाँ से निकाल के हमको एक ब्यूरोक्रेसी की ग़ुलामी में हमको डाला गया। वो अवामी जो राज एक हुआ करते थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अवामी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको ख़त्म करके ब्यूरोक्रेसी के अंडर हमको डाला गया। और ये जो 5 साल जो एक्सपीरियंस हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने देखा, एक डिक्टेटरशिप वहाँ पे एक सिस्टम वहाँ पे चला। इन सारे हालात को देखते हुए पिछले 4-5 साल में जो एपेक्स और केडीए दोनों मिल के, लेह और करगिल दोनों मिल के जिस तरीके से लद्दाख के जो मुस्तकबिल है, उनके जो परेशानियां हैं, उनको लेके पिछले 4-5 साल से हम लोग एहतिजाज भी कर रहे थे। और गवर्नमेंट के साथ हमारे कई राउंड के टॉक्स भी चले, लेकिन किसी नतीजे तक अभी नतीजे पे नहीं पहुंचे। लद्दाख के जो यूथ्स है, खुसूसन जो नौजवान तबके हैं, जो बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ी है, सबसे अगर लद्दाख में परेशान है तो वो लद्दाख के यूथ से, लद्दाख के नौजवान है। क्योंकि 2019 के बाद सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट हुई तो हुई, अदरवाइज़ कोई रिक्रूटमेंट वहाँ पे नहीं हुई है। बेरोज़गारी बढ़ी है। मैं तो ये इस हद तक कहूँगा कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो आज फ्रस्ट्रेट के शिकार हुए हैं। अपने जो 2019 आते आते जिन नौजवानों ने, और दूसरा आपको पता है कि लद्दाख में जो लोग हैं वो या तो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, मगर वहाँ के अवाम, वहाँ के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई उनसे ये नहीं होते। वो अपने पेट काट के भी अपने बच्चों को
पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। 2019 आते आते वो लोग जो बच्चे, और खुसूसन एज वेल जो J&K स्टेट थे, उस स्टेट में लद्दाख के बच्चे और खुसूसन करगिल के बच्चे बहुत ही अच्छी तरह वहाँ कम्पीट कर रहे थे स्टेट लेवल पे। और आपको पता है कि लद्दाख 99% वहाँ ये शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ बसते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब में तो टॉप पे जा रहे थे हमारे बच्चे। लेकिन अचानक 2019 में जब ये फैसला लिया गया, वो सारे बच्चे जो एक सपना लेके जो लोग अपने पढ़ रहे थे, अपने माँ बाप के पेट काट के भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनका सपना जो है चिकनाचूर हो गया। आज वो बच्चे जो काबिल है और कम्पीट कर सकते थे, उनको वो सारे बच्चे ओवरएज होके बिल्कुल घर पे पड़े हैं, फ्रस्ट्रेटेड है वो लोग। और उनको देखा देखी में जो आज भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी ये परेशानी है कि हम तो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, इसको लेके बहुत परेशान है। तो ये सारे चीज़ों को लेके पिछले 4-5 सालों से लेह और करगिल, हालांकि लद्दाख के हिस्ट्री में पहली बार है जो लेह और करगिल किसी एक मंच पे आके यूनाइटेडली किसी चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं। तो पिछले 4-5 साल से जो लड़ रहे हैं, यही माहौल था कि यही मुद्दे, इसी मुद्दे, क्योंकि KDA बनाए करगिल में, KDA का मैं फाउंडर मेंबर हूं और KDA में मैं जॉइंट सेक्रेटरी, एज ए जॉइंट सेक्रेटरी मैंने काम किया है। हम लोग स्ट्रगल करके आए हैं। तो लद्दाख के मुद्दे के ऊपर जब हम लोग करगिल में यूनाइट हुए तो इसको सब ने वेलकम किया। आपके इलाके में पिछले 5 साल में 3 चुनाव हो गए। एक 2019 का चुनाव हो गया, पिछले साल अक्टूबर में लद्दाख का काउंसिल का चुनाव हुआ था, और 2024 में 19 में बीजेपी जीत गई। अक्टूबर में जो काउंसिल का चुनाव हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस ने बाजी मार ली, और अब आप निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं। तो ये मैंडेट इतना बदल क्यों रहा है आपके इलाके में? 2019 में जो कौंसिल का इलेक्शन हुआ वो लेह में हुआ था। लेह में कौंसिल इलेक्शन हुआ था, और उसमें उस वक़्त भी लेह के अवाम ने शुरू में इस इलेक्शन का बायकॉट करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाए थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल की बात कही गई। उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, आप लोग अगर हमें मैंडेट देती है, तो जो 6 शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि आपको पता है लद्दाख जो है वो ट्राइबल उसमें आता है, और लद्दाख का जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसमें दूसरे नंबर पे हमने लद्दाख का जो तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि 370 और 35 ख़त्म होने के बाद जो भी लद्दाख में ज़मीनों का कल्चर जो प्रोटेक्शन थे वो सारे चीज़ें ख़त्म हो गए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 6 शेड्यूल के अंदर जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमने उनकी डिमांड की है। तो उस वक़्त 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, बल्कि यहाँ से भी जो लीडरशिप ले आए थे उन्होंने भी वादा किया और मैनिफेस्टो में भी रखा कि आपका जो 6 शेड्यूल का जो डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। उस वजह से लेह में जो है लोगों ने बीजेपी को अपना मैंडेट दिया, और काउंसिल में जो है बीजेपी ने अपना गवर्नमेंट वहाँ पे बनाया। लेकिन उसके बाद जब काउंसिल इलेक्शन ख़त्म हुई, वहाँ पे उनका काउंसिल बनी, उसके बाद वो लोग उस मुद्दे से जो है वो बीजेपी जो है वो उनका उस पर वो ध्यान नहीं दिया। तो उनकी जो डिमांड हमने की थी उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वो नहीं दिया, तब जाके बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है सेंटिमेंट जो है बनना शुरू हो गया। तो क्या इसी बीजेपी के ख़िलाफ़ जो सेंटिमेंट बना उसकी वजह से बीजेपी अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया और एक नए कैंडिडेट को उतारा, और उसका नतीजा हुआ कि वो सीट उनके पास से निकल गई? बिल्कुल, एमपी साहब का टिकट करने का मेन कारण यही है कि लद्दाख के अवाम पिछले 4 साल में एक अलग रास्ते से चल रहा था। वो लद्दाख के जो मुस्तकबिल है, लद्दाख के जो बच्चों की मुस्तकबिल है, उनकी परेशानियों को लेके चल रहे थे, और एमपी साहब अपने रास्ते एक अलग रास्ते चल रहे थे। वो यहाँ के लीडरशिप को खुश करने के चक्कर में सिर्फ अब्दुल्ला ख़ानदान और मुफ्ती ख़ानदान और कश्मीर पे बात करते रहे। लद्दाख का जो मुद्दे हैं वो कभी उन्होंने यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट थे उनके सामने रख नहीं पाए। तो लेह में, लद्दाख में जो है इसके ख़िलाफ़ जो है लोगों का जो सोच जो है बनता गया। और मुझे याद है पिछले बार जब अमित शाह साहब से हमारे KDA और एपेक्स के जो कमेटी थे उनके जो मुलाकात हुई, उसमें जब हमारे एक लीडर ने MP साहब के का शिकायत किया, तो वहीं पे अमित शाह साहब ने कहा था अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो इसको हम अगले इलेक्शन में हम इसको हटा देंगे। तो लोगों का जो MP साहब के ख़िलाफ़ जो एक वो बना, वो यही था कि उन्होंने कभी लद्दाख के मुद्दों को लेके कभी यहाँ पे बात नहीं की।
मेरा एक सवाल और कि आपको अब किस तरह, आप निर्दलीय हैं, ये बात सही है, लेकिन अब आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी कि आप इंडिया गठबंधन के साइड में रहेंगे या फिर एनडीए के साइड में रहेंगे। लद्दाख से जुड़े मुद्दे, जो मुद्दे लद्दाख से जुड़े नहीं होंगे, उन मुद्दों पर आपको अगर वोट करना होगा सरकार या सरकार के खिलाफ, तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, मेरे लिए, मैं चूंकि मुझे मैंडेट मिला है लद्दाख के मुद्दे के ऊपर, मेरे लिए सबसे ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए लद्दाख के मुद्दे हैं। मुझे किसी गठबंधन या उससे उतना ये नहीं है कि मुझे, हाँ, मैं कल इंडिया गठबंधन के लीडरशिप जो खड़गे जी है, राहुल जी है, इवन हम उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिले, उनके सामने हमने अपने लद्दाख के जो मुद्दे हैं वो उनके सामने रखे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर साहब है, अमित शाह साहब है, उनके सामने भी हमने लद्दाख के मुद्दों को सही तरीके से, सही मानों में उनके सामने रखनी है। किसी गठबंधन में जाए या ना जाए उस पर अभी हमारा फैसला अभी होगा। हमारे कमेटियां हैं, हमारे लोग लीडरशिप बैठे हैं, लेकिन मेरे लिए चाहे मैं किसी गठबंधन में जाऊं या गठबंधन से बाहर रहूं, मेरे लिए मेरे इम्पोर्टेंट जो है वो मुझे लद्दाख के मुद्दे हैं। सर, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से अग्निवीर के कारण देश भर में नाराजगी दिखाई दे रही है, तो आपके यहाँ क्या माहौल है और आपका यूथ जो है, आपके जहाँ से आप एमपी हैं, वहाँ का यूथ क्या सोच रहा है अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर को लेके मैं लद्दाख के जो खासकर जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत नाराज़ हैं। उसका जो ये है, मुझे जब काउंटिंग के दौरान मुझे दिखने को मिला, क्योंकि जो पोस्टल वोटर, जो खासकर आर्मी के जो वोटर्स आते हैं वो अलग हमारे वहाँ गिना जाता है, तो उसमें बीजेपी तीसरे नंबर पे था। हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मुझे इतना वोट मिलेगी, क्योंकि एक ये है कि लद्दाख, वहाँ पे जितने भी आर्मी है, वहाँ पे आर्मी में ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ पे, तो मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे इतना वोट मिलेंगे। लेकिन पहले नंबर पे कांग्रेस था उस काउंटिंग में, तो उससे पता चलता है कि अग्निवीर की वजह से वहाँ के नौजवान तबके, हालांकि 2019 के बाद जब यूटी बनी, अग्निवीर के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जो आर्मी में लेबर्स की वहाँ पे भर्ती होती है, बेकन में जो है वहाँ लेबर की, तो 2019 के बाद क्या हो रहा है, अभी आते आते मैं करगिल में डिप्टी जीओसी से भी मैं मिला था, वह उन रिक्रूटमेंट में भी जो है बाहर से लोगों को ला के वहाँ पे भर्ती करने लगे। तो उस चीज़ से वहाँ के यूथ, एक तो ऑलरेडी बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है, उसके ऊपर इस तरह का जो चीज़ें हो रही है, उससे लद्दाख के यूथ जो है वो बहुत ही नाराज़ भी है और परेशान भी है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल लद्दाख से जुड़ा हुआ जब भी हम करते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा लद्दाख था, तब तक लद्दाख की जनता को एक बड़ी शिकायत थी कि जब भी जम्मू कश्मीर के साथ हमारा कनेक्शन होता है तो हमें अनदेखा कर दिया जाता है, हमें नहीं गिना जाता है, चाहे वो बजट एलोकेशन की बात हो या फिर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी सुविधाएं। अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख, एक सेपरेट आइडेंटिटी लद्दाख के लोगों के पास है, जो हमेशा से चाहते भी थे। लेकिन एक और डिस्प्यूट जो लद्दाख में हमेशा से रहा है, वो लेह और कारगिल, दो अलग अलग हिस्सों के होने के कारण से रहा है। अब वहाँ पर लोगों को अलग से एक लोक सेवा आयोग भी चाहिए, और उसके अलावा आप लेह और करगिल को लेकर 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल ये कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की जनता इसे कैसे देख रही है, स्वीकार कर रही है, नहीं कर रही है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि करगिल और लेह को आप 2 लोकसभा सीटों के तौर पर क्यों चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो यूटी लद्दाख को बनाई गई, अगर लद्दाख के लोग खुश होते तो पिछले 4 साल से एहतजाज नहीं करे होते। तो इस सेटअप में, अभी तक के सेटअप में लद्दाख के आवाम जो है, खुसूसन नौजवान तबका, इससे खुश नहीं है। हमारे वहाँ हम समझते हैं जो एक जमहूरी निज़ाम में हम ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हमको वहाँ से हटा के एक डिक्टेटरशिप जो ब्यूरोक्रेसी के उसमें डाला गया है, इससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। जहाँ तक एज़ वेल JNK में जिस वक्त हम थे, तो ये एक, मैं समझता हूँ ये एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई गई है, एक जुमला एक बनाया गया कि एज़ वेल जम्मू कश्मीर में जो है लद्दाख को इग्नोर किया जाता था। ऐसा नहीं है। हाँ, लद्दाख वहाँ पे डिविजनल स्टेटस वहाँ पे नहीं थे, तो कश्मीर डिवीज़न के साथ हमें
लद्दाख जो है वो कश्मीर डिवीज़न के साथ थे, तो कश्मीर डिवीज़न के ऊपर जो जितने फंड्स आते थे उसके तकसीम के हिसाब से वो जितना भी शेयर बनता था वो लद्दाख को मिलते थे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ उस वक़्त जम्मू कश्मीर स्टेट में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से अगर टॉप पे था, वो टॉप पे वो ले डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद करगिल डिस्ट्रिक्ट भी J&K के जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें काफ़ी जो है आगे डेवलपमेंटल में करगिल डिस्ट्रिक्ट थे। हाँ बेशक जो यूटी में जो फंड्स हमें मिल रही थी, बेशक उतना फंड्स क्योंकि कश्मीर को नहीं मिलता था उतना फंड्स, तो जो कश्मीर में जो मिलता था वो हिस्सा और जो हमारे बजट हमें दिया जाता था, खुसूसन मैं करगिल की बात करूं क्योंकि करगिल में मैं तकरीबन 1.5 साल में चेयरमैन भी रह चुका हूं वहाँ जो ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो जो बजट हमें दिया जाता था अगर हमें वो उसमें कुछ कमी लगती थी तो हम और डिमांड करते थे तो हमें मिल जाते थे। बेशक थोड़ा ये था कि सेंट्रल जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें होते थे वो ले साइड में थोड़ा ज़्यादा जाता था, लेकिन ले डिस्ट्रिक्ट बहुत ही डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट था जो पूरे जो J&K स्टेट में थे। लेकिन इस बार यूटी जब बनी, अनाउंसमेंट फंड का 5-6 हज़ार करोड़ की जो सालाना बजट अनाउंस होती है, लेकिन मैं एक बात आपको ये बता दूं, उसमें से जो लद्दाख के जो आवाम के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं इस वक्त, वो है हिल काउंसिल के में जो लोग हैं। हिल काउंसिल एक ऐसा जो ये है जो जिसको लोगों ने चुन के वहाँ पे बनाया गया। लेकिन इस 5-6 हज़ार करोड़ जो फंड्स है इसमें से फ़कत 300 करोड़ करगिल काउंसिल को, 300 करोड़ ले काउंसिल को, 600 करोड़ ही जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके हिसाब से चलते हैं। बाकी सब ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं। और आज के डेट में मैं दावे से कहता हूँ 5-6 हज़ार करोड़ जो है फंड्स अभी 3-4 साल हो गए, लेकिन एक नया बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक लद्दाख में कोई शुरू नहीं हुए। हाँ बेशक जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे एज वेल J&K स्टेट में उनको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नया कोई चीज़, कोई वहाँ पे अब स्कूल का कोई अपग्रेडेशन हो या कोई कॉलेज बनी हो, जो भी बने हैं वो एज वेल जो स्टेट है उसी में बने हैं। अभी तक जो फंड्स जो है वो ब्यूरोक्रेट जो है अपने हिसाब से खर्चा करते हैं। और दूसरा वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ से जो भेजता है या तो उनको पनिशमेंट के तौर पर लद्दाख भेजा जाता है या तो ज़बरदस्ती उनको लद्दाख भेजा जाता है। तो आप ही मुझे बताइए, किसी इंसान को ज़बरदस्ती जब कहीं जगह भेजता है तो वो अपने मन से तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे काम करेंगे। वो अपना जो 2 साल जो 3 साल का टेन्योर होगा उसको यूँ टूँ करके निकाल के वो वापस चला जाते हैं। तो वहाँ के जो आवाम के हिसाब से कोई वहाँ पे ये फंड जो है वो यूटिलाइज नहीं होते। तो लेह और कारगिल को लोकसभा सीट को लेकर आपका क्या नज़रिया, मतलब आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि 2 लोकसभा? बिल्कुल, हमने डिमांड जो 4 पॉइंट एजेंडा हमने रखा है उसमें चौथा पॉइंट यही है। हमने उस वक़्त गवर्नमेंट में जो हमारे होम मिनिस्ट्री है उनके साथ इस पे कई बार का हमारा टॉक भी हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक तो लद्दाख जो है पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, एरिया वाइज बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है। जो फार फ्लॉन्ग एरिया से बहुत दूर दराज इलाकों में हमारे लद्दाख में गांव बसते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है जैसे आपने बताया कि हमेशा से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो या तो रीजन वाइज पे होता है, इलाकाई बेस पे होता है या मजहबी बेस पे होता है, इसमें कोई ये नहीं है। तो वहाँ के जो कम्युनल हार्मनी है, तो क्योंकि लद्दाख के आवाम बहुत ही एक अमन पसंद लोग हैं वहाँ पे, हम चाहते हैं अमन के साथ, और जो हमारे जो मुद्दे हैं हम ये भी चाहते हैं कि इन मुद्दों का जो मसाइल है, जो हल है, ये बातचीत के ज़रिए हल हो। तो यही वजह है कि हमने 2 सीट का वहाँ पे डिमांड किया है और उस चीज़ पे काफ़ी हद तक आगे बातचीत भी बढ़ी है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि 2026 में जो है वो डिलिमिटेशन है, तब तक हम इस चीज़ पे कोई पेशरफ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह 2026 तक हमारे ये डिमांड पूरे होंगे। हनीफा साहब, आपकी राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई तो क्या आपको आश्वासन मिला राहुल गांधी से? क्या वो आपकी मांगों को संसद में उठाएंगे? इंडिया गठबंधन आपको समर्थन देगा? उन्होंने किस तरह का आपको आश्वासन दिया? देखिए, हमको उनका जो हम उनसे मिले, अपने जो मुद्दे थे, जिस चीज़ पे हमने इलेक्शन लड़े,
और जो लद्दाख के अवाम का जो सेंटिमेंट है वो सारे चीज़ें हमने उनके सामने रखी। अब इंतज़ार है उनका रिस्पांस कैसे आता है, क्योंकि उन्होंने अभी उस मीटिंग में अभी खुल के ये नहीं कहा गया, उन्होंने कहा कि हम बात करके आपको बता देंगे। तो हम इंतज़ार में हैं उनका क्या रिस्पांस आता है। तो आगे जाके हम बहुत सारे दूसरे ग्रुपों से भी इंशाल्लाह हम मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सरोपरे मेरे लिए मेरे मुद्दे हैं। अगर हम इधर के नॉर्थ इंडिया के लोगों को, ख़ास तौर पे हिंदी पट्टी के लोगों से जब बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, तो चेहरा सोनम वांगचुक का जहन में आता है। वही आंदोलन का चेहरा थे। आमरण अनशन में कम से कम जो यहाँ के हिंदी पट्टी के मेन स्ट्रीम अखबारों में तस्वीरें वहीं उन्हीं की छपती थी। क्या अभी भी आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक रहेंगे, या आपको लगता है अब चूँकि अब वहाँ आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, तो उस आंदोलन को आपको लीड करना चाहिए? देखिए, सोनम वांगचुक जी ने सपोर्ट किया था एपेक्स और केडीए को। चेहरा जो है हमारे केडीए और एपेक्स का लीडरशिप है, जिसमें हमारे थुस्तन साहब है, हमारे करगिल से कमर साहब, करबलाई साहब है, ले से हमारे दोरजे साहब भी थे। तो उनको क्योंकि सोनम वांगचुक जी को वहाँ के एनवायरनमेंट का भी बहुत ये है, तो ये सारे चीज़ें था। उन्होंने एपेक्स और केडीए को सपोर्ट में उन्होंने जो अनशन रखी थी वो सोनम वांगचुक जी ने रखी थी। बाकी रहा जो लद्दाख का, जो देश के सामने जो लद्दाख का जो ये है, लद्दाख में कहूँगा खैर देश भर के लोगों को ये मालूम होगा, लद्दाख जो है, लद्दाख की आवाम एक अमन पसंद लोग है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लद्दाख के लोगों की तरह देशभक्त लोग, देशभक्ति जो उनमें कूट कूट के भरे हैं वो कहीं और नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली लद्दाख के लोगों ने दिखाया है, हर जंगों में दिखाया है। मेरे से पहले जो जनरेशन थे उन्होंने भी दिखाया है। और 99 में मैं ये कहूँगा, मैं खुद मुझे फ़ख्र भी है कि हमारे फ़ौजी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने 99 में हमने इस देश की हिफाजत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं खुद इन्वॉल्व था उसमें। तो सोनम वांगचुक जी बेशक जो पिछले बार जो हमारे जो एहतिजाज थे उसमें जब उनका रोल आया तो इससे काफ़ी हाईलाइट भी हो गया। तो चेहरा तो सबका रहेगा, क्योंकि एपेक्स और केडीए के बैनर तले जो ये एहतिजाज हो रहे हैं। सांसद जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग 2-3 सवाल छोटे छोटे पूछूंगा। एक तो सवाल ये है कि जब हम लोग लेह लद्दाख के बारे में सुनते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि बुलेट लेके लोग चले जा रहे हैं लेह, टेम्पो ट्रेवलर लेके लोग चले जा रहे हैं लेह। चूँकि वांगचुक साहब का जिक्र आया, लद्दाख के लिए इन्वायरमेंटल क्राइसिस एक बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण की समस्याएं। आज आप इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये लद्दाख प्रिय जनता जो दिल्ली की नॉर्थ की और इधर की जाती है उधर, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वहाँ जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो जैसे आपने लेह लद्दाख की बात की, ये है करगिल के लोगों का एक ये है कि लद्दाख जो है करगिल और लेह से लद्दाख बनती है। 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह है, एक करगिल है। दोनों का मिला के जो है वो लद्दाख बनती है। तो ये एक मीडिया में भी और बाकी उसमें एक लेह लद्दाख बोल के एक अलग वो ये होते हैं। बाकी रहा सवाल सोनम वांगचुक जी का, जो एनवायरनमेंट को लेके जो वो काम कर रहे हैं, बहुत ही वो अच्छे उसमें है, बहुत उनको हम सलाम करते हैं। बेशक हाँ, वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उसको लेके काफ़ी सोनम वांगचुक जी भी उसके ऊपर काम कर रही है। और हमारी जो लद्दाख जो हमारे देश भर से जो टूरिस्ट जाती है उनको भी ये हमारी गुजारिश है रहेगी कि वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए वहाँ पे आप तशरीफ़ लाइए। और जब वहाँ पे आप बैठे हैं ऐसा जो काम जो है वहाँ पे बिल्कुल ना कीजिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को जो वो लग जाए। क्योंकि एक तो पिछले कई सालों से जो ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, लद्दाख में जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, आप मीडिया के हजरात हैं, आपको तो मालूम होगा। करगिल में एक ग्लेशियर है परकाची ग्लेशियर नाम का, जो ग्लेशियर ऊपर से जो है नीचे नदी तक और रोड तक होता है, वो ग्लेशियर आप 50% से भी ऊपर चले गए, सुकड़ गए हैं। तो आगे जाके अगर इस तरह का हालात रहा, बहुत ही मुश्किल सिर्फ लद्दाख के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोगों को होने वाली है। तो इसका ख्याल
रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अच्छा मोहम्मद हनीफा जी, एक सवाल और लद्दाख के लिए बनता है कि आप बार बार इस मंच से कह रहे हैं कि आप अमन पसंद शांति प्रिय हैं, लेकिन जब लद्दाख को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हैवी मिलिट्री वहाँ दिखाई देती है। तो ये जो हैवी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है, ये लद्दाख के आम निवासियों के जनजीवन को कैसे प्रभावित करता है और क्या ये मुद्दा है वहाँ पर? देखिए, लद्दाख जो है दो जगहों से जो है बॉर्डर से घेरे हुए हैं। एक साइड से LAC है, एक साइड से LOC है। और बहुत सालों से वहाँ पे आपका बात सही है कि आर्मी का वहाँ पे ज़्यादा ये है, लेकिन वहाँ के आवाम जो आर्मी के बीच में जो रिलेशन है ना, वो एक खूबसूरत रिलेशन है। वहाँ पे हम लोग फ़ख्र करते हैं कि हम हमारे जवानों के बीच में हैं, और ये भी फ़ख्र करते हैं कि चाहे LAC पे हो चाहे LOC पे हो, क्योंकि हमने नज़दीक से देखे हमारे नौजवान, हमारे जो आर्मी हैं वो किस तरह से अपने देश को उन बॉर्डर्स पे, उन ख़ासकर जो विंटर के जो पीरियड होते हैं, लद्दाख का जो टेरेन है वो बहुत पहाड़ों पे उनको ड्यूटीज़ करना पड़ता है। हमने नज़दीक से देखा है और बहुत ही मजबूती के साथ इस देश के रक्षा के लिए वो वहाँ पे खड़े हैं। और लद्दाख में आवाम और आर्मी के बीच जो रिलेशन है बहुत अच्छा रिलेशन है। हमें कोई ये महसूस नहीं होता है कि हम किसी आर्मी के बीच में बैठा है। तो यही है कि आर्मी से तो हम बिल्कुल खुश हैं और उनको हम सलाम भी करते हैं जिस तरह से वो अपने ड्यूटीज़ वहाँ पे देते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग भी मानते हैं इस बात को, जो तस्वीरें आती हैं विंटर की बात आप कर रहे थे कि सेना वहाँ जिस परिस्थितियों में रक्षा में जुटी है देश की और से मतलब उस सीमा की, वो एक अदम्य शौर्य का परिचय देता है और वो तो देख के ही सेहरन होती है। एक सवाल मेरा और है कि आप उन 17 सांसदों में से हैं जो मुसलमान हैं इस देश में। एक डिबेट इस देश में शुरू हुई है कि इस देश में इतनी बड़ी आबादी मुस्लिमों की है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कम है। क्या लद्दाख जो सीमावर्ती राज्य है हमारा, वहाँ के मुसलमान भी ये मानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व संसद में कम है, या आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, इस बार जो एक खूबसूरती चीज़ ये है कि काफ़ी मुस्लिम MP जो है चुन के आए हैं लद्दाख में, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज लद्दाख में कुछ 5-6% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे आता था। तो मेरा सोच ये है कि जो इस बार जो संसद में जो इतने जो मुस्लिम लोग आए हैं, बेशक अपने कौम के, अपने मुस्लिम उसके वो ये करेंगे। मेरा तो सोच यही है कि मुस्लिम ही नहीं, जितने भी क्योंकि मैं शिया मुस्लिम हूँ, मैं करबला को मानता हूँ और करबला से ही हम लोग सीख लेते हैं। तो हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ भी आप जुल्म होती है, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ या मज़लूम होते हैं उनके ऊपर अपने आप ये रखनी है। उसमें कोई मुस्लिम हो, ये नहीं है कि कोई मुस्लिम चाहे दलित हो, चाहे कमज़ोर हो, गरीब तबके के हो, सबके हुकूक़ के लिए सबके साथ खड़ा होना ये हमारा ये है। आपकी राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रिपोर्ट्स आई, छपी भी, कि आपने इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन दे दिया है। तो क्या माना जाए कि औपचारिक तौर पर अब आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनके मुद्दों पर आपका समर्थन है? नहीं, अभी तक मैंने पहले कहा, हमने अपने मुद्दे जो है उनके सामने रखी है। तो उनको ये बताया है कि किस हद तक, कहाँ तक आप हमारे मुद्दों के ऊपर आप अपना ये रख सकते हैं। अभी तक हमने कोई अनाउंस नहीं किया है कि हम किसी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी पार्टी में हम शमूलियत कर रहे हैं। पार्टी में शमूलियत की बात तो हमने पहले से ही हमने ये किया है कि हम एज ए लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे हमने ये ग्रुप बनी है, उसी के हिसाब से हम एज एन इंडिपेंडेंट हमने रहना है। बाकी किसको समर्थन देंगे या बाहर रहेंगे उस चीज़ पे अभी हमारे मशवरे चल रहे हैं, तो वो अभी अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा, लद्दाख में सबसे बड़ी परेशानी रोज़गार को लेकर के भी है, ख़ास तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। शुरुआत में तो इसे लेकर के थोड़ी सी खुशी जाहिर की थी, करगिल में से लेकर विरोध था। बाद में जब रोज़गार की परेशानी समझ में आई कि जम्मू कश्मीर पहले लोग बहुत आसानी से जाकर नौकरियां भी कर सकते थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आपको अपने ही इलाके में रोज़गार के अवसरों को पैदा करना है। क्लस्टर IIT है, एम्स है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर सरकार की तरफ से
कहा जाता है कि विकास के नाम पे लद्दाख में ये सब हुआ है, लेकिन रोज़गार एक बहुत बड़ी चिंता है लद्दाख के युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, कि टूरिज़्म के अलावा भी अवसर तलाशने हैं, लोग बाहर जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे में आप क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में आवाज़ बनने वाले लद्दाख के लोगों के लिए, तो रोज़गार को लेकर के आपकी क्या चिंताएं रहने वाली हैं, आप कैसे इन मुद्दों को रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ मेरे लिए यही है। हमारे जो नौजवान खासकर आज बहुत परेशान हैं वो लोग। आपको मालूम होगा कि 2019 से अभी तक जो एक सर्वे के मुताबिक करगिल लद्दाख में जो हाइपरटेंशन के जो ये है वो बहुत बढ़ गया है। वो उसका कारण यही है कि वहाँ के नौजवान और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। अभी जो लद्दाख में जो रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है, सिलसिला है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट हुई है। सबसे पहले तो मुझे कोशिश यही करनी है कि जितने भी वहाँ पे वैकेंट पोस्ट है, जो रिक्रूटमेंट का जो ख़ासकर जो PSCs का अभी तक लद्दाख में कोई ये नहीं हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को रिस्टोर करके जो है रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करें। उसके अलावा भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देने से ये मसला हल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बेरोज़गार अभी बढ़ी है और आने वाले जो पीढ़ी हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियां, और ख़ुसूसन करगिल में बहुत ही एक खूबसूरती बात यह है कि वहाँ पे ज़्यादा बच्चियां जो है पढ़ाई में आगे हैं। तो इनको गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वसीले वहाँ पे हमने देखना है। उन सारे चीज़ों पे इंशाल्लाह जब फुर्सत मिलते ही मैंने उस पर काम शुरू करना है, चाहे हमें कॉर्पोरेट सेक्टर से बात करनी हो, चाहे बाकी चीज़ों पे हमने देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार वहाँ पे पैदा कर सके उस पर इंशाल्लाह हम काम करना है। सर, एक सवाल और आपसे रहेगा कि जिस सीट से आप चुनाव जीते हैं वहाँ कांग्रेस सबसे ज़्यादा बार जीती है, उसके बाद बीजेपी है 2 बार जीती हुई है, फिर उसके बाद आपको जोड़ दे तो 4 बार हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या वजह है कि ये सीट निर्दलीयों के लिए मुफीद है? बेशक तकरीबन जितने भी आज तक जो पार्लियामेंट्री सीट वहाँ से निकला है उसमें ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस या बीजेपी ने जीता है और लेह से जीता है। करगिल से तकरीबन 3-4 में 5-6 कैंडिडेट हूँ शायद करगिल से जो निकल के आया है। तो आज तक वहाँ पे जो पार्टियों का जो ये था वहाँ पे ज़्यादा था करगिल में भी, क्योंकि लेह डिस्ट्रिक्ट पहले जो है लेह डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का बहुत वहाँ पे ये उनका प्रेजेंट बहुत ज़्यादा था। तो करगिल में भी उस वक़्त कांग्रेस का ये था, तो करगिल से भी कांग्रेस को सपोर्ट मिलता था वहाँ पे। तो यही वजह है। और 2019 और 2000 उससे पहले वाला दोनों जो बार जो है वो बीजेपी वहाँ से जीता था, तो करगिल से भी उनको सपोर्ट मिलता था। यही वजह था कि वहाँ से सीट निकल जाता था। तो इस बार ही नहीं, इससे पहले भी 2-3 बार जो है करगिल यूनाइट हुआ था। करगिल से तकरीबन दो बार तो हमारे खान साहब को वहाँ से भेजा था। एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे था, एक बार इंडिपेंडेंट था। तो इस बार पूरे करगिल यूनाइट हुए थे, और यूनिटी में सबसे बड़ी खूबसूरती मैंने पहले भी कहा कि हमारे बुद्धिस्ट भाई भी करगिल से जो है इस यूनिटी में शामिल थे। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि सीमावर्ती राज्य है आपका, लेकिन वहाँ को लेकर जब हम इधर बात करें तो हमेशा इस तरह की खबरें आती हैं कि सीमा के पास चीनी सैनिक देखे गए, या एक कोई गांव कस्बा बना रहा है चीनी, इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो LAC को लेकर आपके पास क्या जानकारियां हैं, कैसी स्थिति इस वक्त है LAC की, और वहाँ की जो पब्लिक है उसके बीच में ये कितना बड़ा कंसर्न है कि चीन वाकई वहाँ घुसपैठ कर सकता है? इसका कोई डर है, युद्ध का कोई डर है आप लोगों को? देखिए, पहले तो मैं ज़्यादा कुछ इस उस पर, क्योंकि एक नेशनल एक उसका सवाल है, मैं अभी पूरा देखूंगा वहाँ पे हालात क्या है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले कुछ सालों से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ख़ासकर जो LAC के जो चांगथांग साइड में है वहाँ पे हो रही है, और काफ़ी हद तक अंदर जो है चाइनीज़ जो आर्मी है वो आए हैं, क्योंकि वहाँ के जो हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं वो लोग उनकी ज़मीनों को लेकर थोड़ा परेशान है। बाकी मैंने पहले कहा कि हमारे जो खुसूसन जो हमारे आर्मी है, चाहे LAC पे हो चाहे LOC पे हो, डट के जो है वो अपने देश के हिफाजत के लिए खड़े हैं।
लेकिन एलएसी पे पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें हुए उससे इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें वहाँ हुई हैं, लेकिन जो हालात वहाँ का तफसीलन जो आपको मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक देश का जो सिक्योरिटी का सवाल है। मैं इंशाल्लाह उस एरिया, क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, जो कैंपेनिंग के दौरान। अभी इंशाल्लाह मैं पहले फुर्सत में जब मैं जाऊँगा तो वहाँ का हालात देखूँगा, तभी मैं कुछ ज़्यादा इस पर बोल सकता हूँ। नमस्ते सर। सर अभी यहाँ सोनम वांगचुक जी का जिक्र हुआ। सर सोनम वांगचुक जी ने हिंदी पट्टी को लद्दाख और उस साइड की प्रॉब्लम्स बताने के लिए बहुत एक अहम रोल प्ले किया। उसमें सोशल मीडिया का एक जो टूल, सोशल मीडिया टूल होता है, जो सोशल मीडिया पे कवरेज हुई, उसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो आपको क्या लगता है कि लद्दाख की डिमांड्स मीट करने के लिए पॉलिटिकली तो ठीक है, सोशल मीडिया का कितना अहम योगदान रहेगा, क्योंकि आज के युवाओं को सोशल मीडिया बहुत वो करता है, प्रभावित करता है। पिछले जो 3-4 साल हमने जो एहतजाज किया, और सोनम वांगचुक जी का खासकर एनवायरनमेंट को लेके जो प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं, और उन्होंने जो एपेक्स और केडीए को जो सपोर्ट करके उसमें अनशन पे बैठा, इसको उजागर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का ही है। मैं आपको, क्योंकि आप लोग नाराज़ नहीं होना, जो मेन स्ट्रीम जो हमारे मीडिया है, हमारे साथ हमको देखने को नहीं मिला, उस वक्त सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया पे जब सोनम वांगचुक जी इसमें जब एंटर हुए, तो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे ये जो मुद्दे जो है इनके उजागर हुआ। तो सोशल मीडिया का रोल तो बहुत हमारे लिए बहुत ही है। इस लोकसभा चुनाव में ना एक डिबेट शुरू हुई मुस्लिम आरक्षण को लेकर, और प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कहते रहे कि मुस्लिम आरक्षण होने नहीं देंगे। चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का वादा किया कि वो दिलवा कर रहेंगे, और अब नायडू साहब और मोदी जी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी कोई लाइन है क्या? देखिए, इस तरह के कई चीज़ें थी जो बीजेपी हुकूमत ने अपने इस 10 साल के पीरियड में कुछ ऐसे चीज़ें की, और इस इलेक्शन में जिस तरह का मैंडेट, बेशक एनडीए का गवर्नमेंट बन गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन बीजेपी को इस इलेक्शन से था, वहाँ तक वो लोग पहुँच नहीं पाए। तो उसका कारण ही यही है, ऐसे कुछ चीज़ें थी जो अपने पीरियड में उन्होंने ये किया। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हो या एनडीए, और एनडीए में आज नायडू साहब भी है और नीतीश जी भी है, जिनको काफ़ी हद तक जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उनका सपोर्ट भी है। तो इन चीज़ों पे शायद मैं समझता हूँ, और मुझे उम्मीद भी है जिस तरह का मैंडेट जो इस देश भर के लोगों ने दिया, सिर्फ मुस्लिम के मसाइल नहीं है, हमारे किसान के मसाइल, बाकी चीज़ें हैं, उन पे दोबारा जो है वो सोचेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और अगर सरकार इस टेन्योर में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लेकर आई और वोटिंग की नौबत आई, तो आप क्या करेंगे? नहीं, उसमें देखिए, हमने पहले कहा हमारे कमेटी है, हम बैठ के अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे अपने मुद्दे हैं। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह टाइम आने पर, टाइम टू टाइम किस तरह का क्या हमारा ये रहेगा, वो सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। सर, बस 2 छोटे और सवाल। आपके चुनाव जीतने के बाद क्या आपकी सोनम वांगचुक जी से बात हुई? क्या बातचीत हुई उनसे? मेरे टेलीफोन पे उनके साथ बात हुई, और वो हमारा एक टीम का हिस्सा है अभी, ख़ासकर इस जो लद्दाख के जो मुद्दे हैं उसको लेके वो क्लियर है। अगर मैं कोशिश ये करूँगा कि 24 तारीख को आके जब ये ओथ का जो सिलसिला जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं होम मिनिस्ट्री साहब से या पीएम साहब से मिलूँ, तो उनसे मिल के हमारे पहला गुजारिश यही रहे कि जो बातचीत का एक सिलसिला जहाँ पे बंद हुआ था, मैं कोशिश करेंगे उसको शुरू करें। और उसको शुरू करने के लिए इंशाल्लाह सोनम वांगचुक जी भी हमारे इस टीम में शामिल है। उनका भी यही है कि लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा है, इसी 4 पॉइंट एजेंडा में पूरा लद्दाख का ये समा हुआ है। अगर मसाइल का हल इसमें अगर हल हो जाता है, तो लद्दाख का मसाइल काफ़ी हद तक हल होने का ये है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा, क्योंकि हमारे लीडरशिप और हमारे आवाम का यही है कि जितना हो सके बातचीत के ज़रिए अगर इन मसलों में अगर कुछ हल होती है तो हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो जो बातचीत का सिलसिला है उसको हमने कोशिश करने शुरू करने की। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आप चुनाव से पहले जब टिकटों का ऐलान हुआ, उस वक्त तक आप एनसी में थे और आपको टिकट नहीं दिया जाता है, गठबंधन में वो सीट कांग्रेस के पास चली जाती है। आपके ऊपर इस बात का बहुत दबाव था
कि आपको इस बार चुनाव लड़ना ही लड़ना है। आपके साथ पूरी एनसी की इकाई टूट गई। उमर अब्दुल्ला आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, संबंध बड़े अच्छे हैं। अब मसला ये है कि आप जीत कर चले आए उनसे बगावत करके, आपके मित्र हैं उसके बावजूद भी, लेकिन उमर साहब पहुंच नहीं पाए, वो चुनाव हार गए वहाँ से। उमर साहब के चुनाव को लेकर कश्मीर में जिस तरह का मैंडेट दिखा कि दो बड़े चेहरे जो 370 के पक्ष में बात कर रहे थे लगातार, वो चुनाव हार गए, उसको लेकर आप लोगों का क्या नज़रिया है? देखिए, उमर साहब चुनाव हार गए और वो पार्लियामेंट नहीं पहुंचे, इसके लिए मैं समझता हूँ ये पूरा जम्मू कश्मीर की एक बदकिस्मती है, क्योंकि उमर साहब जैसा जो डायनामिक और उनकी तरह पार्लियामेंट में जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करे ऐसा कोई और नहीं है। ज़ाती तौर पर मेरा और उमर साहब का बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं पॉलिटिक्स में आया ही हूँ उन्हीं को देख के, उन्हीं से इंस्पायर होके, वो मेरा ये है, मैं उनको भाई मानता हूँ ज़ाती उस पर। बाकी रहा पार्टी का मसला, बेशक क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसमें ये लद्दाख का सीट नहीं था, ये कांग्रेस के पास चला गया था, तो इंडिया ब्लॉक के उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों एक उसमें था, तो प्रेशर हमें आया हमारे हाईकमांड से, खुसूसन फारूक साहब और उमर साहब से, कि भाई आप जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ले से उनको सपोर्ट करो। फिर चूंकि मैंने पहले कहा, हमने डिसाइड किया था कि हम अपने पार्टीज़, अपने जो ज़ाती जो मफाद है उनको पीछे रख के हम जो लद्दाख का इश्यूज़ है, हमारे कौमी इश्यूज़ है, उसको लेके हम ये करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप इतना प्रेशर करते हैं तो हम हमारे जो पूरे करगिल के यूनिट है, हमारे जो लीडरशिप है, हमने सब ने रिज़ाइन किया। अब आगे जो करगिल के जो लीडरशिप है और पार्टी का जो ये है वो देखेंगे क्या हो। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे हाजी हनीफा जान साहब को, जो लद्दाख से इस बार निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं और वो लगातार अपने राज्य की मांग उठा रहे हैं कि उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, 4-5 मांगे हैं, उसको लेकर ही वो हर मंच पर आवाज़ उठा रहे हैं और वो समर्थन भी अपने मुद्दे के हिसाब से भी देंगे। राहुल गांधी हो, इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए ब्लॉक हो, वो किसी के साथ भी जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे उनके साथ जो इनकी जो मांगे हैं, लद्दाख की जो मांगे हैं, उसको पूरा करेंगी। तो मंच पर हमने उन्हें बुलाया था ताकि हम एक सीमावर्ती इलाके की आवाज़ को सुन पाए कि वहाँ इस बार क्या रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। हाजी हनीफा साहब, आप मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।